दोस्तों इस साल की जो पेपर में एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि अब जो वह विकल्पी क्वेश्चन है आपके 20 नंबर के आता हैं, जो कि आपको OMR सीट पर भरने होते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर पर भरने होते हैं। तो ये आपको 20 नंबर का आता है, जो कि भी तो काफ़ी फ़ायदा भी है इससे कि 20 नंबर आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, आप तुक्का लगा के भी इसमें नंबर अचीव कर सकते हैं। नॉलेज तो होगा ही आपको, तो ऐसे कर लेंगे। और 30 नंबर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी होता है, तो आपको यानी 50 नंबर का बेसिकली तौर पर पेपर देना होता है। तो ये भी देना ही होता है, लेकिन आपको काफ़ी एक आसान हो जाता है आपके नंबर मार्किंग के लिए। तो इस जब पहले देखते हैं पेपर फॉर्मेट कैसा होता है, जिसमें आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा, जिसके आगे आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है और नाम के आगे अपना नाम लिखना होता है, ताकि पेपर आपको मिला है कि नहीं मिला इसकी प्रेजेंटी भी हो सके। और ये आपका पेपर का जो पृष्ठ है 11 पृष्ठों में है, यानी टोटल 7 पेज हैं, दोनों तक मिला के 6 पेज है टोटल, दोनों तक मिला के 11 पेज हो जाते हैं और एक पेज खाली है। तो जिसका कोड है आपका 801 DA, ये इसका पेपर कोड है 2000 हिंदी, जैसा आप देख पा रहे होंगे 2023 का हिंदी का पेपर है, जो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट समय दिया गया। 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप 15 मिनट पेपर को पढ़ सकें। टेक्स्ट जरूर ध्यान दिया करिए कि जब पेपर को पढ़ लेते हैं तब करने में आसानी हो जाती है, आप उस पेपर को बहुत आसानी से कर पाते हैं। और पूर्णांक कितना 70 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, प्रोजेक्ट में प्लस हो जाते हैं 30 नंबर, 70 प्लस 100 हो जाते हैं आपके टोटल। आपके फिर आते हैं आगे निर्देश लिख रहे थे, इंटेक्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जब पेपर करते हैं तो इंटेक्शन पढ़ लेते तो आपका पेपर आसानी से और धैर्यता से कर पाते हैं। जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में क्या हो जाता है, पेपर गलत हो जाता है, फिर बाद में पछताते घर आके कि हमने गलत कर दिया, सोचते हैं। लेकिन ऐसे ही करिए, पहले आप सोच लीजिए, इसमें लिखा भी होगा, पूरी इंटेक्शन लिखे रहते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिनको आपको छोड़ना है, सभी प्रश्न क्या करने अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंड है, आ और खंड बा, याद रखिए 2 खंड में है। तो पहला खंड आ में होंगे आपको बहुविकल्पी, खंड बा में आपको होंगे थ्योरिकल क्वेश्चन। फिर इसके बाद आते हैं खंड आ से 1 से 20 तक, लिखा भी है खंड आ से 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्र पर यानी OMR शीट पर देने हों। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR शीट पर उत्तर पत्र पर ही OMR शीट के उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें नहीं काटें या इरेजर ना करें, हाईलाइटर का प्रयोग ना करें। नहीं, उसको आपको गोले होते हैं, उन्हीं को आपको फिल करना होता है, उनमें आपको हाईलाइटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं को आपको गोले को भर देना होता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित, यानी कहा गया है कि जितने भी प्रश्नों के आगे आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे आगे यहाँ पे एक ऐसे जैसे 1 नंबर का होगा तो 1 लिखा होगा, 2 नंबर का 2 लिखा होगा, 3 का होगा 3 लिखा होगा। इस तरह आपके प्रश्न के अंक लिखें कि कितने नंबर का प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, याद रखिए वर्णनात्मक यानी अक्षर अंक से आपको लिखना है, वर्णनात्मक थ्योरिकल आपको लिखने हैं। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, अलग अलग ना करें। यानी खंड बा के आप पहले खंड आ के आधे कर लें, खंड बा किससे करें, किससे गलत हो जाएगा आपको खंड बा के एक तरफ से आप करें, बहुत अच्छा रहता है, टीचर को चेक करने में आसानी होती है, इससे आपको पूरे नंबर कर देता है। फिर लिखा प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना करें। यानी ये भी कितनी अच्छी बात है कि आप बच्चे होते हैं, हाई स्कूल में एक छोटे बालक होता है, इसलिए उसको ये कहा गया है कि आप प्रश्न पत्र पर समय नष्ट ना करें, समय बर्बाद नहीं आ रहा तो उससे आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बाद में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको डटे रहें, सोचते रहें बैठे क्यों नहीं आ रहा, इसे सोचते रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आगे बढ़ जाइए, करते रहिए। फिर आगे आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखो आपको लिखा है, जैसे कि इसमें कहा गया था कि प्रश्न अंक के आगे आपको लिखा होगा कितने अंक का है, तो 1 अंक के नंबर होंगे। वैसे बहुविकल्पी सभी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, तो बस बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको खंड आ के अंतर्गत रखे गए हैं। जिनसे पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के लेखक, इनके पूरे उत्तर भी जान लेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो पूरे उत्तर हमें पता होना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, भारतीय युग के। तो इसका राइट आंसर है कि द्विवेदी युग के कौन से युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है, याद रखिएगा। शुक्ल युग के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक है। और नेक्स्ट आते हैं नीचे, फिर गबन किस विधा की रचना है, यानी गबन जो है किस विधा की रचना है, तो गबन एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। गबन गोदान है ना, आपने नाम सुना होगा। गबन क्या है, एक उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद निराला जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको पता है कि कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही कृति किसकी है, ये आप 12वीं में पूछा गया। कलम का सिपाही कृति किनकी है, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जैनेन्द्र या अमृतराय जी के। तो कलम का सिपाही अमृतराय जी के, जो कि जीवनी है एक प्रकार इनके पिता अमृतराव के पिता मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इन्होंने लिखा है। अमृतराव जी ने कलम का सिपाही नाम उसका टाइटल रखा है। इस बताइए शुक्ल युग की समयावधि क्या है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1900 से 1918, 1900 से 1938, 1936 1947, 1850 से 1900 तक। यानी इसमें कहा गया शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से लेकर के 1938 तक। कब है, 1900 से लेकर 1938 तक है, याद रखिए 1900 से 1938 तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत रचना है, साकेत किन की रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो याद रखिए साकेत किन की रचना है, तो यह एक मैथिली शरण गुप्त जी की लिखित रचना है। किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त जी की लिखित रचना है। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, यानी महादेवी वर्मा किस युग की काव्यत्री हैं? प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग की, या छायावादी युग की, प्रयोग युगवाद युग की? इसमें यह राइट आंसर है महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका है, यानी कवित्री हैं। इनको कहा जाता है छायावादी युग के चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। चौथे 4 स्तंभ होते हैं, वैसे चौथे स्तंभ भी इनको महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा लहरी रचना है, यानी गंगा लहरी किन की रचना? तो गंगा लहरी किन की रचना? पद्माकर जी की रचना। किन की रचना? पद्माकर जी की रचना है। नेक्स्ट, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा आपको पता है के समय 1843 से अब तक मानी जाती है। कब मानी? 1843 से अब तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी निम्न में से महादेवी की रचना नहीं है, ऐसी कौन सी रचना जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो निहार, शांतगीत, दीपशिखा, तीनों महादेवी वर्मा जी की रचना है, लेकिन युगांत जो है महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ये निराला जी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, निराला जी की रचना, शायद इनकी रचना है। युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास्य का स्थायी भाव तो अच्छे से जानते होंगे, हास होता है। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास है। नेक्स्ट है पेपर पाद सहिष्ण मंडोला, पेपर पाद सहिष्ण मंडोला में कौन सा अलंकार उपयुक्त है? तो इसके लिए कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षण, अनुप्रेष। इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार है। इसके लिए रूपक अलंकार, पेपर पाद सहिष्ण मंडोला रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। सॉरी, रूपक नहीं, इसके लिए उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि रूपक में दूसरा होता है, उपमा में क्या होता है, इसका बदलाव हो जाता है, यानी एक उस पर क्या किया जाता है, एक प्रकार से तुलनात्मक की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर उपमा अलंकार। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? पेपर पास सहिष्ण मंडोला का उपमा अलंकार। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण। सोरठा छंद में आपके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है उपदेश या उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उपदेश शब्द है जो उसका प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उ, आ, उप या अन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप शब्द जो है ये उपसर्ग इसमें लगा हुआ, उपदेश में उप प्लस देश है, तो क्या हो जाएगा? उपदेश। तो इसके नीचे है प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। याद रखिए प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पे प्रधान है, हानि भी प्रधान है, लाभ भी प्रधान है, दोनों प्रधान है, तो इसमें कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मछली का पर्यायवाची मीन है। क्या है? मीन है मछली का पर्यायवाची, और ये अन्य अलग है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन संधि है? तो अयादि दीर्घ यानी दीर्घ में से राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। यद्यपि में कौन संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट है आपका मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो इसका राइट आंसर मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। इसमें से कौन सा सही आंसर इसका? तो मधु शब्द में द्वितीय विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति में बहुवचन है मधुनी। क्या है? मधुनी, मधुनी। पठेताम धातु का वचन व पुरुष है, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन, इसका राइट आंसर है। कौन सा? प्रथम पुरुष द्विवचन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं कि इसमें वर्णात्मक प्रश्न है, यानी जो आपको थ्योरेटिकल रूप में लिखने होते हैं, को कैसे प्रश्न आते हैं तो समझ लेते हैं। तो इसमें से कैसा प्रश्न आता है जो आपको बोर्ड आगे अभी देने वाले होंगे, जिन्होंने दे के आए होंगे, तो उनको समझ लेना चाहिए कि निम्नलिखित गद्यांश में आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि आपका 3 दूनी 6 यानी 6 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इसे देख पा रहे होंगे आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे। ये सभी 2-2 नंबर के 3 दूनी 6 नंबर होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप लोगों को नॉर्मल छोटा लिखना होता है कि संदर्भ लिखना होता है, कहाँ से किस पाठ का लेखक, किस लेखक ने लिखा है, कौन सा पाठ से क्या टॉपिक थे, वही लिखना होता है। और दूसरा गद्यांश के लेखनचित अंश की व्याख्या करना होता है। ये गलती कर देते हैं बच्चे कि इसका जो रेखांकित अंश है इसकी बस व्याख्या नहीं करते, पूरी की व्याख्या कर देते हैं। जो लिखा होता है पूरी की व्याख्या कर देते हैं। तो याद रखिएगा जितना आपका रेखांकित इसके अंदर अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी होती है, पूरी की व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है। और अंश जो होता है अपने भाव में लिखने होते हैं। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है? तो इसमें पूरी जो कथन कहा गया, पूरे कथन में आपका इसका उत्तर छिपा होता है कि हमारा जो अस्तित्व है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से कायम है। तो इसमें आपको हजारों थपेड़ों में बर्दाश्त करते हुए भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, कि इसमें से वह अमर तत्व देता है जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता है, जिसके कारण हमारा जो अस्तित्व कायम है। ये यहीं पे आपको पूरा उत्तर इसका कहाँ लिखा होता है? इसी पूरे में लिखा होता है। इसको जब पूरा पढ़ते हैं तो इसमें पूरा आपका उत्तर मिल जाता है।
नेक्स्ट को फिर इसमें अथवा होता है कि आपको ये नहीं आ रहा होता तो आप अथवा वाला इसको कर सकते हैं, यदि आप आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं आता तो इसको कर सकते हैं, आपको आसान हो जाता है, पेपर आसान बना दिया जाता है। इसके बाद आते हैं पद्यांश में। पद्यांश भी आपका 6 नंबर का होता है, जिसमें 3 नंबर के आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नीचे देखेंगे कि मुझसे पूछ रहा है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, लेखक ने इसकी व्याख्या करनी है जितना, और मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, इसमें ये पूछा गया कि मधुकर शब्द जहाँ पे आया होगा इसमें किस शब्द है, और जितने आपके हाई इसमें आप किया गया सिर्फ इतने में ही आपका क्या है, सिर्फ इतने में ही हाईलाइट है, यानी इसके नीचे अंडरलाइन है, तो आपको सिर्फ इसी की व्याख्या करनी, पूरी की व्याख्या करने से टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है अतुलनीय, फिर देखिए नीचे आते हैं अथवा में रहता है, अथवा भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा हो तो फिर इसके नीचे आते हैं संस्कृत वाले में। इसमें से किसी एक गंदा संस्कृत गद्यांश के किसी एक पर संदर्भ रहित व्याख्या करिए। आपका 2 क्वेश्चन होते, दो क्या होता है, पहले आपको संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलते हैं, और यदि आप इसके अनुवाद कर देते हैं हिंदी में तो इसके आपको 3 नंबर मिल जाते हैं, टोटल मिला के 5 नंबर हो जाते हैं, याद रखिएगा। यदि ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला आप कर सकते हैं, अथवा भी यही होता है, सरल बना दिया जाता है पेपर को। और इसके बाद आते हैं फिर पद्यांश में। पद्यांश में यही होता है जिसमें से आपको क्या करना होता है कि 2 नंबर का आपको इसका संदर्भ लिखना होता है और 3 नंबर का आपको इसका अनुवाद करना होता है। फिर इसके नीचे आते हैं कि आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना कि आपने कौन सा खंड काव्य पढ़ा। तो यदि आप बांदा जिले से बिलोंग करते हैं तो बांदा जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, वहाँ पे चलता है सुभाष, जय सुभाष। कौन चलता है, जय सुभाष, जिनमें से आपको लिखना होता है जैसे बांदा जिले में जय सुभाष चलता है। जय सुभाष खंड काव्य का 2 सर्ग का कथानक लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चित्रण की विशेषताएं लिखनी थी, आपको पूरा लिखना होता है, जिसके आपको टोटल कितने नंबर मिलते हैं, यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं, जिसके पूरे नंबर आपको टोटल जितने भी नंबर मिलते हैं टोटल 3 नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा। एक करना होता है इसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। नीचे आते हैं, नीचे पे देखते हैं कि इसमें से क्या कहा गया है कि आपको निम्नलिखित किसी लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का व्याख्या करने। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल क्या करना होता है, किसी एक का लिखना होता है, जिसकी आपको इसके क्या लिखना होता है, जीवन परिचय। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर के उनकी जो रचनाओं की व्याख्या करते हैं, तो आपको टोटल मिला के 5 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही आपका पद्यांश में भी होता है कि 3 नंबर में उनकी जीवन परिचय लिखना होता है और 2 नंबर के आपको उनकी रचनाओं को लिखना होता है, जो कि आपके 5 नंबर इनके भी क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। तो संस्कृत में होता है कोई एक श्लोक लिखना होता है, जिसके लिए आपको टोटल 2 नंबर मिलते हैं, उसके लिए आपको एक कंठस्थ श्लोक लिखना होता है इसके अंतर्गत। फिर नीचे आते हैं कि निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि आपको संस्कृत में देने होते हैं, याद रखिएगा। इसके लिए आपको 2 उत्तर देते हैं जिसको आपको संस्कृत में देते हैं, याद रखिए कि यदि आप उत्तर इनके देते हैं संस्कृत में देंगे और आपको इसकी 2-2 नंबर मिलते हैं, यानी 2 प्रश्न करेंगे, 4 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, 2 प्रश्न के आपको 2-2 नंबर, मान लीजिए इसको आप इसने कर दिए तो इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, जो 4 नंबर का आता है। नेक्स्ट है इसके आगे पूरा इसमें आता है फिर निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना। फिर आपके यहाँ पे बच्चे की मनोस्थिति चेक की जाती है कि बच्चा आज के समाज में रह रहा है, कैसा सोच रहा है, कैसे व्यवस्था में आसपास रहता है, तो उसके आसपास की चीज़ें जो न्यूज़ पेपर पढ़ता है, पेपर वगैरह पढ़ता है, टीवी देखता है, तो वैसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक निबंध लिखना होता है। इस निबंध के अंदर आपको 9 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसको बहुत अच्छे तैयार कर लेगा। लेखन शैली कैसे, लेखन शैली का पता करते को लिख कैसा सकता है, जैसे आतंकवाद का कारण व निवारण लिखना होता है। वृक्षारोपण मेरा प्रिय कवि नारी सशक्तिकरण, तो ध्यान दीजिएगा एक ये वाला और आपका एक वृक्षारोपण, इस तरह के नहीं पर्यावरण से संबंधित और नारी सशक्तिकरण से संबंधित और भ्रष्टाचार संबंधित 3 में से कोई ना कोई पक्का आते ही जरूर होता है। ये तो आते ही आती है क्योंकि इसमें कंपल्सरी हो जाते हैं, क्योंकि आसपास की समाज में स्थिति में यही ज़्यादा दर्शाया जा रहा होता है। टोटल आपके इतने ही प्रश्न थे जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि और भी पेपर देखना चाहते हो तो विजिट कर सकते हैं आप।